आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अम्ल के गुण धर्म के बारे में। और अम्ल के गुण धर्म में हम 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। पहली अभिक्रिया होगी हमारी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरी होगी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। तीसरी होगी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। और चौथी होगी अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो जब हम H2SO4 की अभिक्रिया Zn के साथ करवाते हैं तो ZnSO4 और H2 प्राप्त होता है। अब ये निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है, इसका परीक्षण हम एक एक्टिविटी के द्वारा करते हैं। हमारी एक्टिविटी है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए। सबसे पहले चित्र में दिखाए अनुसार एक हम परखनली स्टैंड लेते हैं और उसके अंदर एक परखनली लगाते हैं। उस परखनली के अंदर हम Zn के टुकड़े डालते हैं और चित्र में दिखाए अनुसार परखनली के मुख पर हम कोर्क लगाते हैं और इस कोर्क में एक थीसेल फनल लगाते हैं और एक प्रवाह नलिका लगाते हैं। प्रवाह नलिका का दूसरा सिरा साबुन के विलयन से भरे एक बीकर के अंदर लगा देते हैं और थीसेल फनल के अंदर हम तनु H2SO4 का विलयन लेते हैं और इसके साथ एक स्टॉप कॉक लगाते हैं। जैसे ही हम स्टॉप कॉक को ऑन करते हैं तो तनु H2SO4 का विलयन बूंद बूंद करके परखनली के अंदर गिरता है, ठीक है। और परखनली के अंदर जिंक तथा H2SO4 के मध्य अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के दौरान बनने वाली गैस प्रवाह नलिका के द्वारा साबुन के विलयन में जाती है और यह गैस जब साबुन के विलयन में से बाहर निकलती है तो यह बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, साबुन के बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। और अब हम इन साबुन के बुलबुलों के पास में कोई जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं यह साबुन के बुलबुले फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं और साबुन की बुलबुलों का फटफट की ध्वनि के साथ जलना यह दर्शाता है कि यह साबुन के बुलबुले हाइड्रोजन गैस के भरे हुए हैं। क्योंकि यदि इन साबुन के बुलबुलों के अंदर ऑक्सीजन गैस होती तो हमारी माचिस की तिल्ली वैसी की वैसी जलती रहती और यदि इन साबुन के बुलबुलों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो यह हमारी माचिस की तिल्ली बुझ जाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अग्निशामक गैस होती है, फायर एक्सटिंग्विशर गैस होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और उस हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन में से गुजारेंगे तो साबुन के बुलबुले बनेंगे और उन बुलबुलों के पास में हम कोई जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर जाएंगे तो वो साबुन के बुलबुले फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं और फटफट की ध्वनि के साथ जलना हमें हाइड्रोजन गैस का परीक्षण को बताता है। सर्वप्रथम एक परखनली स्टैंड में एक परखनली लगाते हैं और परखनली के अंदर Zn के दाने रखते हैं। अन्य सभी उपकरणों को चित्रानुसार लगाते हैं। जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तब जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। Zn की अभिक्रिया जब हम H2SO4 से करवाएंगे तो ZnSO4 और H2 बनेगा। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को कांच की नली द्वारा साबुन के विलयन में प्रवाहित करने पर गैस से भरे साबुन के बुलबुले बनते हैं। जब इन बुलबुलों के पास में जलती हुई माचिस की तिल्ली लाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस पोप ध्वनि के साथ जल उठती है। यह हाइड्रोजन गैस की पहचान का परीक्षण है। अब हम पढ़ते हैं 2 नंबर अभिक्रिया, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास
जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें NaCl प्राप्त होता है और इसके साथ साथ जल बनता है। अब हम 3 नंबर अभिक्रिया पढ़ते हैं, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और जल बनाता है। अब की बार अम्ल की जब अभिक्रिया हम धातु ऑक्साइड से करवाते हैं तो जल बनता है, और जब हम धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण व जल बनाता है। यहाँ पर हम एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी अभिक्रिया काले रंग के कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है, तो जब H2SO4 की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में मैं आपको बता दूं, कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है काला और कॉपर सल्फेट का रंग होता है हल्का नीला। लास्ट हम 4 नंबर अभिक्रिया पढ़ते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अम्ल की जब अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो धातु लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो चारों अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, उसमें हमने देखा पहली अभिक्रिया थी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया थी, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनी। दूसरी अभिक्रिया थी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, उसमें जल बना। तीसरी अभिक्रिया थी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, उसमें भी जल बना। चौथी अभिक्रिया है अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसमें भी जल बनता है, लेकिन इसमें जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको पूछा जाए, जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं कौन सी गैस बनती है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब हम HCl की अभिक्रिया NaHCO3 या Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो हमें NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होती है। अब इस निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम परीक्षण करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाने पर हमें सोडियम क्लोराइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, और एक्टिविटी होगी हमारी CO2 गैस के परीक्षण करने के लिए। CO2 गैस के परीक्षण के लिए सबसे पहले हम एक परखनली स्टैंड लेते हैं और उस परखनली स्टैंड के अंदर हम एक परखनली को लगाते हैं। अब इस परखनली के अंदर हम एक कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर हम Na2CO3 और NaHCO3 का सॉल्यूशन लेते हैं और चित्रानुसार परखनली के मुख पर हम कॉर्क लगाते हैं और इस कॉर्क में एक फिशेल फनल लगाते हैं और एक प्रवाह नलिका लगाते हैं। प्रवाह नलिका का दूसरे सिरे को हम CaOH का होल ट्वाइस या स्लेक लाइम के विलयन में डुबोते हैं और थीसेल फनल के अंदर हम तनु H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे ही हम स्टॉप कॉक को ऑन करते हैं तो H2SO4 बूंद बूंद करके परखनली के अंदर आकर गिरता है। जब H2SO4 और Na2CO3 इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो हमारे पास 3 उत्पाद बनते हैं। पहला धातु लवण, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह नलिका के द्वारा बाहर निकलती है और स्लेक लाइम के विलयन में जाती है। और स्लेक लाइम बोले तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके एक सफेद रंग का पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो सफेद रंग का एक अवक्षेप होता है। इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CaOH का होल ट्वाइस विलयन के अंदर भेजते हैं तो इस CaOH का होल ट्वाइस विलयन का रंग सफेद हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है। और इस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का रंग का बदलना या दूधिया हो जाना हमें यह दर्शाता है कि निकलने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। जब सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को प्रवाह नलिका द्वारा बुझा हुआ चूना जल स्लेक लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस में प्रवाहित किया जाता है। अब यहाँ पर हम HCl भी ले सकते हैं और H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई भी अम्ल लेना है हमें। तो जब हम HCl लेंगे तो हमें NaCl लवण प्राप्त होगा और जब हम H2SO4 लेंगे तो हमें Na2SO4 लवण प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम Na2CO3 की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे तो NaCl H2O CO2 गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार NaHCO3 की अभिक्रिया भी हम HCl से करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट प्राप्त होंगे हमें। उत्पन्न CO2 गैस जब चूना जल से अभिक्रिया करती है तो अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, जिससे चूना जल का रंग श्वेत दूधिया हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस की अभिक्रिया जब हम CO2 से करवाते हैं तो हमें CaCO3 और H2O प्राप्त होता है। जो CaCO3 है वह दूधिया या सफेद कलर का एक अवक्षेप होता है। इस वजह से CaOH का होल ट्वाइस विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे विलयन दूधिया सफेद हो जाता है, लेकिन जब उसी विलयन में अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट आगे अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस में परिवर्तित हो जाता है, जो जल में घुलनशील तथा रंगहीन होता है। इसलिए विलयन का दूधियापन सफेद रंग समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो यह कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और H2O के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है और यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक रंगहीन पदार्थ होता है। तो हम इस वीडियो के अंदर अम्ल की चारों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इन चारों अभिक्रियाओं के बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली अभिक्रिया है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और धातु लवण बनता है और इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था, जब हम H2SO4 की अभिक्रिया Zn के साथ करवाते हैं तो हमें ZnSO4 और H2 प्राप्त होता है। और उसके बाद में हमने H2 गैस का परीक्षण किया और H2 गैस का परीक्षण होता है साबुन के बुलबुलों का पॉप साउंड के साथ जलना। दूसरी अभिक्रिया हमने करवाई अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल की जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई तो धातु लवण बना और जल बना। तीसरी अभिक्रिया करवाई हमने अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया के एग्जाम्पल में हमने देखा, जब हम H2SO4 की अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट और जल प्राप्त होता है। लास्ट अभिक्रिया हमारी थी अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ। जब अम्ल की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो हमें 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं, धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसमें हमने एग्जाम्पल देखा, जब हम NaHCO3 या Na2CO3 की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो हमें NaCl CO2 H2O प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया में हमने CO2 का परीक्षण किया और CO2 का परीक्षण करने के लिए हम प्रवाह नलिका का दूसरा सिरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबाते हैं और हम देखते हैं जब
CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो सफेद रंग का पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट सफेद कलर का होता है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का रंग सफेद दूधिया हो जाता है। और लगातार अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्रवाहित करते ही जाते हैं तो हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूधिया रंग गायब हो जाता है और अंत में हमें प्राप्त होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो रंगहीन पदार्थ होता है। अब हम पढ़ते हैं क्षार के गुणधर्मों के बारे में। और क्षार के गुणधर्मों में भी हम वही 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। पहली अभिक्रिया होगी हमारी क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरी होगी क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तीसरी होगी क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की हमने करवाई थी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर हम करवाएंगे क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। और लास्ट हम करवाएंगे क्षार की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। सेम टू सेम उत्पाद बनते हैं। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका एग्जाम्पल हम देखें, NaOH की जब अभिक्रिया हम Zn के साथ करवाएंगे तो Na2ZnO2 प्राप्त होता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जो Na2ZnO2 है इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। यह इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सोडियम जिंकेट का निर्माण कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, जब हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम जिंकेट प्राप्त होगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर सोडियम जिंकेट व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZnO2। नेक्स्ट 2 नंबर अभिक्रिया पढ़ते हैं हम क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया। वही सेम होगी, क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओ या अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराओ, उत्पाद लवण और जल ही प्राप्त होगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, हमने अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी और वहां पर धातु ऑक्साइड लिया था हमने कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर हम करवाएंगे क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें धातु लवण और जल प्राप्त होता है। उत्पाद सेम है लेकिन अभिकारक अलग अलग है। उत्पाद में वहां पर था धातु ऑक्साइड और यहाँ पर है अधातु ऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम भी बोला जाता है, ये अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट, सफेद कलर का कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक अधातु ऑक्साइड है और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो सफेद कलर का अवक्षेप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब 4 नंबर अभिक्रिया, क्षार की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो मैं आपको बता दूं, क्षार धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मतलब क्षार की जब हम अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। NaOH की अभिक्रिया NaHCO3 या Na2CO3 के साथ करवाएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमने देखा क्योंकि एक उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड है इसलिए यौगिक ए कैल्शियम का यौगिक होना चाहिए। जब हम ए की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो एक यौगिक तो हमें बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड और एक गैस निकल रही है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है।
तो हम कह सकते हैं वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। तो हमारे पास ये अभिक्रिया प्राप्त हुई। ए अभिक्रिया करता है HCl के साथ और CaCl2 CO2 गैस बनती है। इसके साथ साथ कुछ उत्पाद और बन सकता है। और यह अभिक्रिया हमारी अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को दर्शाती है या उसके समान दिखती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यह ए है वो कैल्शियम का कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होना चाहिए। अगर कैल्शियम का कार्बोनेट है तो उसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा ही अभिक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो CaCO3 की अभिक्रिया जब हम HCl के साथ करवाते हैं तो CaCl2 CO2 H2 प्राप्त होता है। क्योंकि निकलने वाली गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, इसलिए गैस CO2 होनी चाहिए, क्योंकि CO2 गैस ही अग्निशामक गैस होती है। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह धातु लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे दही व खट्टे पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। इसलिए हमें खट्टे पदार्थों को पित्तल या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये लवण होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए हमें कभी भी खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन के अंदर नहीं रखना चाहिए।